नमस्कार साथियों। थंबनेल को देखकर आप सभी के मन में एक बात आ रही होगी कि ऐसी कौन सी जॉब है जिसमें मैथ्स भी नहीं पढ़ना और सिलेक्शन होने के बाद अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाती है। तो हाँ, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम बात कर रहे हैं एसएससी के द्वारा कराए जाने वाले स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम की, और आप सभी जानते हैं कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ स्टेनोग्राफर के लिए ही है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से पूरे इस एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, क्या क्या ऐसे स्टेप्स होंगे जिनसे आपको गुजरना होगा और तैयारी कैसे होगी। और साथ ही बिल्कुल सही सुना आपने, मैथ्स पढ़ने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं इसकी सारी की सारी ए से लेकर जेड तक की पूरी बातें। देखिए, जब आप इस जॉब में लगते हैं ना, तो आपको एक ऐसी फीलिंग आने वाली है जो एकदम मिनिस्ट्री वाली होने वाली है, क्योंकि आपके पास उस डिपार्टमेंट में जॉब होगी, उस मिनिस्ट्री में जॉब होगी, उस ऐसे आप कह सकते हैं कि लेवल पर आप जाने वाले हो जहां पर शायद किसी का सिर्फ सपना ही हो सकता है। आप एक ऐसे पर्सन बन जाएंगे जहां पर जाना शायद किसी इंसान की अप्रोच से बाहर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी पोस्ट, जो इनकी पोस्टिंग होगी, जो डेजिग्नेशन होगी, वो सीधा मिनिस्ट्रीज में आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, इन ऐसी लोकेशंस पर होगी जहां पर मजा सा ही आ जाएगा। जॉब लोकेशन का मतलब समझिए कि जीवन का एक उद्देश्य पूरा हो जाएगा। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी बातें कि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम बेसिकली है क्या। तो ये एक नेशनल लेवल पर किए जाने वाला एग्जाम है, यानी कि सेंट्रल एग्जाम है। ठीक है, कंडक्ट कौन कराता है इसको? बट ऑब्वियसली एसएससी कराती है। और एसएससी इस एग्जाम को 2 पोस्ट के लिए कराती है, एक ग्रेड सी और दूसरा ग्रेड डी। देखिए, इसमें भी ग्रेड्स का मतलब क्या है? ग्रेड का मतलब यह है कि जो ग्रेड सी पर होगा वो हो सकता है कि ठीक है, डिपार्टमेंट ये भी बड़ा छोटा नहीं होगा तो ये भी अच्छा खासा डिपार्टमेंट, ये भी मिनिस्ट्री की ही जॉब होगी। लेकिन जो ग्रेड सी वाली जॉब होगी ना, ऐसे मानिए कि आप खुद ही मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर से कम आपकी पावर्स नहीं होने वाली है। भैया, इनका प्रोफेशन क्या है, काम क्या होता है? तो आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा, एक स्किल सुनी होगी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट हैंड। इतनी सारी मीटिंग्स, इतनी सारी कॉन्फ्रेंसेस, और हर कॉन्फ्रेंस के अंदर, हर मीटिंग के अंदर जो मिनिस्ट्री वाला पर्सन है, मिनिस्टर है या फिर कोई आईएएस ऑफिसर है, आईआरएस ऑफिसर है, अगर हम इन सभी की बातें करें, उनके साथ में एक पर्सन हमेशा चल रहा होता है जिसे जनरली हम क्या कह देते हैं कि पीए है ना, पर्सनल असिस्टेंट। और वो क्या करता है? एक डायरी लेकर घूम रहा होता है, सारी बातें उनकी नोट करता जाता है। क्या वो आराम से बोल रहे हैं? नहीं, एक नॉर्मल ह्यूमन की जो लैंग्वेज की स्पीड होती है उसी तरह से बातें चल रही होती हैं। लेकिन वो क्या करता है? उन हर एक बात को नोट करता है, हर एक बात को उतनी ही स्पीड से। भाई, यहाँ पर एक लैंग्वेज यूज होती है जिसे हम कहते हैं कोडेड लैंग्वेज या फिर कहें शॉर्ट हैंड। और यही मेन क्या है, यहाँ पर जरिया है इस जॉब को पाने का। आइए आगे की बातें करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, सीधा आप मिनिस्ट्रीज में जाएंगे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में जाएंगे। ठीक है, अक्रॉस इंडिया यहाँ पर लोकेशन आपकी हो सकती है जॉब पोस्टेड। बात आती है कि मैम, अब तैयारी करने के लिए कितनी पढ़ाई चाहिए? बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन चाहिए होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपने अगर 12th पास किया हुआ है, अगर आपने 12th पास किया हुआ है, और अगर आपकी एज, अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 18 से 30 के बीच में है, और अगर आप ग्रुप डी के लिए, ग्रेड डी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहां पर आपकी जो एज की एलिजिबिलिटी है वो 18 से 27 साल है। यानी कि ग्रेड सी और ग्रेड डी में मिनिमम एज क्राइटेरिया आप देख चुके हैं 18 साल, और लगभग 30 साल तक की। ऐसा नहीं कि सिर्फ 30 साल ही, आप सभी जानते हैं कि एज रिलैक्सेशन होता है कास्ट कैटेगरीज को, तो उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, है ना। जिसकी मान लीजिए कि ओबीसी से है तो 3 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, एससी एसटी हैं तो 5 इयर्स का टाइम मिलता है एक्स्ट्रा। ठीक है भाई, तो रिजर्व कैटेगरीज में यहाँ पर आपकी एज एलिजिबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है। एससी एसटी के लिए 5 साल, ठीक है भाई, ओबीसी के लिए 3 साल। बाकी जो ऐसी कैटेगरीज हैं जो किस में आते हैं भाई, एम्पावरमेंट में आते हैं, उनके लिए अलग से आपकी एज क्राइटेरिया सभी एग्जाम्स के लिए रहता है, जितने भी एसएससी कराता है। अब बात आती है आगे, जब हम मूव करते हैं कि मैम ठीक है मैथ्स नहीं आएगा तो कुछ तो सब्जेक्ट्स आएंगे,
है ना, आप तो इंग्लिश पढ़ाती हो, क्या इसमें इंग्लिश आएगा? हाँ भाई, इसमें भर भर के इंग्लिश आएगा। मजा आने वाला है इस बात पर, क्योंकि यहां पर इंग्लिश में होते हैं पूरे 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स में। हमारा पेपर होता है 200 मार्क्स में, 200 क्वेश्चंस में। ये पहला पेपर है और एक ही पेपर होता है आपका स्किल टेस्ट। हमारे एग्जाम के अंदर 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स होते हैं। 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से? आपका रीजनिंग है ना, जिसको हम जनरल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है आपका जीए, जिसे हम जीएस भी कहते हैं। और तीसरा और आखिरी सब्जेक्ट है मेरा सब्जेक्ट, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर अगर मार्क्स की बात करूं तो 50 क्वेश्चंस आपके किससे आते हैं? रीजनिंग से आते हैं, और 50 ही क्वेश्चंस आते हैं आपके जीएस से। दोनों के दोनों 50-50 मार्क्स में, और 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स में आते हैं आपके इंग्लिश में। तो ये 200 नंबर का पेपर आता है, ये है आपका पेपर 1। ठीक है, ये क्वालिफाई करने के बाद, ये जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका लेवल 2 यानी कि स्किल टेस्ट पर हम मूव करेंगे। यहां पर कुछ बातें आपको जाननी होंगी कि यहां पर कुछ नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पर, ठीक है, आपका 1/4 नंबर जो है वो काट लिया जाता है। चलिए भाई, तो नेगेटिव मार्किंग है। आगे बढ़ते हैं, जब बात हो ही रही है स्किल टेस्ट की, तो आइए इस बारे में आपको बताएं। देखिए, हर किसी की स्किल टेस्ट के लिए यानी कि शॉर्ट हैंड के लिए अपनी प्रेफरेंस लैंग्वेज हो सकती है ना। लैंग्वेज प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग 2 लैंग्वेज की यहां पर बात होती है, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है और आप तैयारी कर रहे हैं ग्रेड सी या ग्रेड डी के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि ग्रेड का मतलब है ना, जैसे ग्रेड डी है तो वो थोड़ी छोटी पोस्ट है, ग्रेड सी जो होगी वो थोड़ी अपर लेवल की होगी, इसलिए उसमें एज क्राइटेरिया भी ज्यादा था। अब अगर आप चाहते हैं कि ऊंची पोस्ट पर जाना तो स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, है ना। आइए समझने की कोशिश करेंगे। जब आप इंग्लिश के लिए ग्रेड डी के लिए अप्लाई करते हैं तो, है ना, आपकी जो टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स है ना, वो क्या है? 50 की स्पीड चाहिए आपको। और अगर आप ग्रेड सी के लिए अप्लाई करते हैं तो 40 भी चलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? 40 की स्पीड, 50 की स्पीड, यानी थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी तो आप ग्रेड सी के लिए भी अप्लाई कर लोगे, यानी कि उसको एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। सेम गोज विद हिंदी। अगर आप ग्रेड सी के लिए करते हैं, है ना, 55 का टाइम मिलता है आपको, और यहां पर 65 का। भाई सिंपल सा लॉजिक है कि आपको टाइम ज्यादा मिलेगा किसमें? ग्रेड डी के एग्जाम में, और ग्रेड सी के एग्जाम में आपको टाइम कम मिलेगा। यहां पर आपको स्पीड बढ़ानी होगी यहां के कंपैरिजन में, है ना। चलिए, अब आती है बात कि यहां पर, ठीक है, जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना होता है अगर देखा जाए बाकी सभी बच्चों के लिए जो कास्ट कैटेगरी, मतलब बेसिकली उसमें आते हैं, फिजिकल इंपायरमेंट में आते हैं, तो वो थोड़ा सा अलग से उनका टाइम रहता है, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको टारगेट कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा कि किस तरह का हमारा एग्जाम होता है। फिर आती है एप्लीकेशन फीस। तो जितने भी कास्ट कैटेगरी वाले, SC ST वाले बच्चे हैं और जितनी भी लड़कियां हैं, हम सभी के लिए एग्जाम SSC हमेशा फ्री रखता है। बाकी सभी के लिए कितनी फीस होती है भाई? वही नॉमिनल फी। कितने रुपए की फीस रहती है? 100 रुपीज की आपकी इसकी फी रहती है। कोई बड़ी फीस नहीं देनी है। इतनी बड़ी पोस्ट के लिए छोटी सी फीस में हमारा काम चल जाता है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं हमारे पिछले सालों के एग्जाम्स और उनकी वैकेंसीज की। सबसे ज्यादा टारगेट माइंड में यही कर रहा होगा अभी कि मैम ये बताओ कि वैकेंसी कितनी आती है। तो अगर मैं पिछले कुछ सालों को देखूं तो इस तरह से वैकेंसीज हैं। हमने अपने मेन चैनल पर इसकी क्लासेस स्टार्ट करी थी 2024 वाले एग्जाम के लिए। आप देख रहे हैं कि काफी अच्छी वैकेंसीज थी, और उससे पहले भी 1200, ऑलमोस्ट 4000, ऑलमोस्ट 1500, है ना, ये वैकेंसीज रही हैं पिछले साल। यानी कि 2025 में बिगिनिंग में हमें थोड़ा सा डर लगा था कि वैकेंसीज कम है क्या, पर वैकेंसीज कम नहीं थी बिगिनिंग में। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम जब अप्लाई करने लगते हैं हम सोचते हैं कि वैकेंसीज कम है, लेकिन बाद में वो अपडेट हो जाती है। तो जब भी इसकी वैकेंसी आएगी, जब भी आपको मौका मिलता है, आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो, तो इस एग्जाम के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। ये देखकर नहीं कि वैकेंसीज कम है, वो बढ़ जाती हैं बाद में। ठीक है, चलिए भाई, तो ये था आपका। ठीक है, इंडिविजुअली आप देख पा रहे हो कि ग्रेड सी के और ग्रेड डी के दोनों की ही वैकेंसीज अलग अलग आती हैं। जब इसका रिजल्ट आता है तो ये, ठीक है, आपका जो है दोनों का अलग अलग कट ऑफ आएगी, दोनों में अलग अलग सिलेक्शन होगा, और ये हर साल आने वाली वैकेंसी है, हर साल। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूं अगले ऐसे ही एग्जाम की। ऐसे तो ये एक ऐसी पोस्ट थी जिसमें आपको बहुत आसानी से, बहुत ही मिनिमम आप कह सकते हैं कि
प्रैक्टिस से और मिनिमम तैयारी से, बिना मैथ्स पढ़े आप इस जॉब को जो है पा सकते हो। लेकिन स्टेनोग्राफी सीखने का, शॉर्ट हैंड सीखने का, ये नहीं कि सिर्फ यही एक तरीका है जिसमें आप सिलेक्ट होकर के, ठीक है, कोई और एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं। अगर आप यूपी से हैं तो ये एक और एग्जाम है जिसकी तैयारी से, ठीक है, उस एग्जाम की तैयारी से यहां पर भी आपको फायदा मिल सकता है। ये अभी लास्ट ईयर की वैकेंसीज बढ़ गई हैं, 1200 कुछ हो गई हैं, तो और भी ऐसे एग्जाम्स होंगे जिसमें एक एग्जाम की तैयारी से आप मल्टीपल एग्जाम्स, मल्टीपल स्टेट के इवन एग्जाम्स होते हैं, और हर साल अलग अलग तरह के स्टेनोग्राफर के एग्जाम्स होते हैं। ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने टारगेट किया है हमारे एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम को। हर एक छोटी से बड़ी बात मैंने आपको बताई है। काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, 85,000 के अराउंड इसकी सैलरी रहती है इन टोटल, ग्रेड सी वाले बच्चों के लिए। लेकिन और भी कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहोगे तो जल्दी ही इन बाकी सभी एग्जाम्स के लिए भी आप सभी के लिए मैं वीडियो लाती रहूंगी। आप सभी अगर इस चैनल पर न्यू है, डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आप सभी के सवालों का इंतजार रहेगा। इस वीडियो के नीचे आप जो भी आपके मन में सवाल आता है वो पूछ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।